जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का एक्सरसाइज 9th और चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। तो एक्सरसाइज जो हमने 8 बताया है समांतर चतुर्भुज के बारे में, तो उसमें हमने पहले थ्योरम बताया था और उसके बाद एक्सरसाइज बताया था। तो जो उसमें हमने थ्योरम बताया था उसमें सर्वांगसम से संबंधित नियम भी यूज हुआ था। तो सर्वांगसम से संबंधित हमने चैप्टर 7 पढ़ा दिया था। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में जो हमने बातें बताई है उस चीज़ का भी यहाँ पर यूज होगा। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रमेय थ्योरम, और प्रमेय को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत ही अच्छा से रट लीजिएगा, इसलिए कि इसी का ही यूज होता है प्रश्न में थ्योरम में। जैसे आप अलजबरा पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने पढ़े होंगे जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, जितने भी आपने ये सब फार्मूले पढ़े थे अलजबरा में पढ़े होंगे बीजगणित में। तो जिस तरह से ये फार्मूला का यूज होता था चैप्टर में एक्सरसाइज में, तो उसी तरह से प्रमेय का जो प्रयोग होता है आपके ज्योमेट्री में होता है। ज्योमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रमेय। जिस तरह से बीजगणित में सबसे महत्वपूर्ण है आपका उसका फॉर्मूला, उसी तरह से आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है थ्योरम प्रमेय। तो प्रमेय को अच्छा से याद कर लीजिएगा और इसी चीज़ का वहाँ पर यूज होता है। तो हम पहले बताएंगे आपका एक्सरसाइज 9th को चैप्टर से बनाने से पहले प्रमेय, और उसके बाद हम बताएंगे चैप्टर के जितने भी प्रश्न है कैसे इस प्रमेय का वहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में हम समझाएंगे। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8 और 7 में हम बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं प्रमेय। पहला प्रमेय क्या है? तो पहला प्रमेय है यहाँ पर आपका प्रमेय तो इस तरह से बुक में लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर आएगा आपका एग्जाम में अगर आएगा तो लिखेगा सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कर रहा है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहाँ पर जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ये आप सिद्ध करके दिखाइए। अगर आप यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं तो इस चीज़ का हम प्रश्न में डायरेक्टली यूज करेंगे। वहाँ पर अगर इस तरह से चतुर्भुज हमें दिख जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बाई थ्योरम 9.1। ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको ये पूछ रहा है कि जैसे ये एक चतुर्भुज है, तो एक चतुर्भुज हो गया, लेकिन इसी में एक और चतुर्भुज है। इसी में क्या है? एक और चतुर्भुज है। इस तरह से ऐसे चतुर्भुज है। जैसे मान लीजिए पहला चतुर्भुज जो था आपका जो पहला चतुर्भुज था जैसे A B C और ये D था। दूसरा त्रिभुज हो गया यहाँ पर E और यहाँ पर F। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज कैसे बना? पहला पर त्रिभुज जो बना है आपका इस तरह से बना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर चतुर्भुज जो बना है ये गलत बन गया है। जो चतुर्भुज ये बन गया, ड्राइंग जो थोड़ा सा गलत बन गया है। देखिए चतुर्भुज हम बनाते हैं, जैसे आपका ये एक इस तरह से हम बनाते हैं आपको ये चतुर्भुज। जैसे हम इसको नेम करते हैं A B C D और यहाँ पर E और F। जैसे हम यहाँ पर देखिए दो चतुर्भुज इसमें दिख रहा है और बेस क्या है? एक ही बेस है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ से ऐसे है A B C D, यहाँ से A B C और D। और दूसरा चतुर्भुज आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा
यहाँ से बी ई एफ और सी, ठीक है। और ये दोनों चतुर्भुज जो है आपके BC पर ही है। ये क्या है? BC पर। तो इसमें यही कह रहा है कि एक ही आधार और समानांतर रेखा क्या है, तो समानांतर रेखा भी दोनों का सेम है। जैसे BC पैरेलल जो है AF है, BC पैरेलल क्या है, यहाँ पर AF दिया हुआ है। यहाँ पर एक ही समानांतर रेखा है AF, BC पैरेलल जो है AF है, ठीक। तो यहाँ पर एक ही कह रहा है कि एक ही आधार, तो एक ही आधार क्या है? BC है, BC आधार है, BC क्या है? आपका आधार है। और एक ही समानांतर रेखाओं, तो एक ही समानांतर रेखा क्या है? BC पैरेलल AF है, एक ही समानांतर रेखा है। मतलब कि यहाँ पर BC पैरेलल ED भी लिख सकते हैं और दोनों को आगे तरफ तो बढ़ा सकते हैं, कोई भी रेखा है तो आगे से तो बढ़ा ही सकते हैं ना, तो इस तरह से। और उनके बीच जो समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज है, दो है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जैसे आपका यहाँ पर चतुर्भुज एक तो है ABCD, एक चतुर्भुज हो गया आपका। दूसरा चतुर्भुज जो है आपका EBC और F है। तो मान लीजिए कि ABC का जो क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज EBCF का भी आपका 100 सेंटीमीटर ही होगा। यही आपको यहाँ पर कह रहा है। जैसे आपको प्रश्न दे देगा, जैसे ये तो अभी थ्योरम है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा प्रश्न कि बताइए कि ABCD एक चतुर्भुज है जो एक ही आधार पर स्थित एक और चतुर्भुज है EBCF, जिसमें ABCD का क्षेत्रफल जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए कि EBCF चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन में दे देगा 75 दे देगा, 150 दे देगा, 100 दे देगा, 50 दे देगा। तो आपको किसको टिक करेंगे? तो 100 को। अगर ये बातें आपको याद रहेगा तब, ये बातें आपको याद रहेगा तब चतुर्भुज से संबंधित सारी बातें, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सभी मैंने एक्सरसाइज 8 जब पढ़ाया था उसमें हमने बता दिया था। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर आपको कहाँ समझ में नहीं आया है, ताकि अगले वीडियो में आपके कमेंट को पढ़कर मैं उसको अच्छा से और बता सकूँ और आपको समझाने का मैं प्रयास करूं। मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, आपको अच्छे से बताना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर कर सके और आपको अच्छी जानकारी मिले। चलिए, तो हम इसको प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। ये आपका चतुर्भुज हमने बना लिया। चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा एक बात को, जिससे पहले चैप्टर जो हमने क्लास 9th का लाइंस और एंगल्स के बारे में जो बताया है, तो वहाँ पर जितने भी बातें हमने बताई है उन सभी बातों को आपको याद रखना होगा, इसलिए कि ज्योमेट्री में जो शुरुआती चीज़ होता है वो आगे वाले चैप्टर में यूज होता ही है, ये फिक्स है। वो चीज़ें आपको आएगा। जैसे हम यहाँ पर देखिए बताएंगे कि ये चीज़ जो है हमने आपको लाइंस और एंगल्स चैप्टर जो मैं पढ़ाया था वहाँ पर इसके बारे में बताया था और उस चीज़ का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समानांतर बोला तो पैरेलल लाइन होगा। तो जैसे ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो हमने इसमें आपको बताया था कि कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं। तो देखिए, ये जो होगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जैसे 1 और 2 हो गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें भी यहाँ पर हो जाएगा, अगर 3 और यहाँ पर 4 हो जाएगा तो एंगल 3 बराबर क्या होगा? एंगल आपका 4 होगा। एंगल 3 बराबर क्या होगा? एंगल 4 होगा, संगत कोण होगा। यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा, अल्टरनेट यहाँ पर 5 मान लीजिए, एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो इस तरह से जितने भी बातें हमने आपको बताया था उस चीज़ का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ाए थे उसको भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। यदि पढ़ लिया नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा पहले, तभी वो यहाँ पर आप पे आइएगा, तभी समझ में आएगा और बनेगा। तो चलिए, जैसा कि इसमें बोल दिया कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो मैंने
ये ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि आपको लिखना है क्या, कि जो दिया है प्रश्न में, जैसे गिवन आपको लिखना है, जो दिया है उसको लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि, यहाँ पर इसलिए कि हमने इसको मान के बनाया है कि ये आपको लिया है, जिससे लिख लेंगे माना ABCD और EBCF दो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे जो एक ही आधार BC तथा समांतर रेखाओं BC और AF के बीच स्थित है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, जिससे यहाँ पर ABCD जो है, ABCD आपका एक समानांतर चतुर्भुज है। उसी तरह से यहाँ पर आपका EBCF आपका एक समानांतर चतुर्भुज है। दो समानांतर चतुर्भुज, दोनों जो है BC पर स्थित है, और समानांतर रेखा क्या है, BC और AF एक दूसरे के समानांतर है। तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ, देखिए पार्लेल का 2 लाइन लेकर GM लिख दीजिए, पार्लेलोग्राम हो जाएगा। पार्लेलोग्राम ABCD बराबर एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम EBCF। यही आपको सिद्ध करना है कि दोनों जो है एक ही बेस पर है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, एक समान होगा। अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण। अब हम प्रमाण लिखते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रमाण देंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं आपका ABCD में, और यहाँ पर देखते हैं आपका, चूंकि AB पैरेलल है आपके DC का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर AB जो लाइन है DC का समानांतर है। यहाँ पर देखिए, ये AB हो गया और यहाँ पर DC हो गया, ये AB और ये DC, 2 लाइन हमने लिया जो पैरेलल है एक दूसरे के, क्या है, पैरेलल है। पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है, समानांतर है। तो जब ये पैरेलल है तो इसमें कौन कौन से एंगल जो है आपके बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक आपका क्या है, तिर्यक रेखा है, जिससे मान लीजिए DC को आगे ऊपर बढ़ा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो जब ये पैरेलल लाइन है तो ये एक रेखा गुजर रही है, तो मतलब कि ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसमें कौन कौन से एंगल बराबर हो सकते हैं, तो देखिए ये एंगल जो है आपका किसी और से, जैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। ये एंगल कौन कहलाएंगे, तो संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा संगत कोण होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपका, इसलिए यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको लिखे नंबर 1, इसको लिख दिए 2, ठीक, 1 2 लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल BAE बराबर एंगल CDF, मतलब कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का, और ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, आपका संगत कोण है। उसी प्रकार तथा यहाँ पर लिखेंगे BE जो है पैरेलल है CF का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो BE लाइन है, ये लाइन, ये CF के समानांतर है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए, ये BE हो गया और ये हो गया आपका CF, और यहाँ पर ये लाइन आपका ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल बराबर हो जाएगा, तो जैसे आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4, हम इसको मान लेते हैं 4। तो लिख लेंगे
एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी एफ डी, या एंगल यहाँ पर 4 बराबर एंगल 3 लिख सकते हैं। इसको लिख लिए और यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वेशन क्या हो गया? 2, इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहा है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम ऐसा क्यों यहाँ पर कर रहे हैं कि एंगल ले रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सर्वांशम के बातों को यहाँ पर यूज करेंगे। बराबर कहीं पर भी अगर कहे, किसी भी प्रश्न में, अगर ज्योमेट्री के प्रश्न में अगर आए बराबर दिखाने का, तो वहाँ पर सर्वांग समता यूज होगा। कहीं पर भी आपको अगर ये शब्द मिल जाए कि यहाँ पर भुजा को बराबर करना है, एरिया को बराबर करना है, तो समझिए कि वहाँ पर कुछ न कुछ सर्वांग समता की बातें जरूर आएगी। तो यहाँ पर बराबर एरिया के लिए बात किया है ना, तो हम यहाँ पर सर्वांग समता यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहा है, तो दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम करेंगे, तो सर्वांगसम त्रिभुज जब होता है तो सर्वांगसम त्रिभुज के एरिया भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। सर्वांगसम त्रिभुज के एरिया भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका एरिया भी आपस में क्या है? बराबर है, समानांतर है। तो ये 2 त्रिभुज दिख रहा है ना, तो दोनों त्रिभुज को हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए उसको गुण हमको चाहिए। जैसे सर्वांगसमता के लिए एस 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 चाहिए, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए साइड एंगल साइड चाहिए, या एंगल साइड एंगल चाहिए। तो इस तरह से हमको ये सब चाहिए। तो इन सभी बातों में से कौन सा गुण यहाँ पर आएगा, उसके लिए हम ये एंगल बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 2 एंगल बराबर हो गए, अगर किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग 2 एंगल आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एंगल 1 बराबर यहाँ पर 60 डिग्री है, एंगल 2 बराबर अभी एंगल 60 डिग्री है, और एंगल 3 बराबर है आपका 20 डिग्री, एंगल 4 बराबर अभी एंगल 20 डिग्री है। तो यहाँ पर तीसरा जो 2 एंगल मिल गए, तो तीसरा जो एंगल हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक 100 डिग्री हो जाएगा। ये भी 100 डिग्री और ये भी 100 डिग्री। समझ गए बात को? तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम लिख दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CDE में, CDE में लिख सकते हैं, CDE में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDE का ये तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल लिख सकते हैं, एंगल BAE प्लस एंगल AEB प्लस एंगल ABE इक्वल टू एंगल CDF प्लस एंगल CFD प्लस एंगल DCF इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। या आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 4 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5। सबसे आसान ये होता है कि एंगल 1 2 अपना नाम रख दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल 2, और यहाँ पर एंगल 3, और यहाँ पर हो जाएगा एंगल 6, और ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर क्या है? एंगल 4 है। तो ये तो कट जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? तो एंगल 5 बराबर क्या बचेगा? एंगल 6। मतलब कि यहाँ पर आपका मिल गया एंगल ABE बराबर एंगल आपका DCF मिल गया, आपका मिल गया इस तरह से। अब चलिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वांगसम करने के लिए त्रिभुज ABE और त्रिभुज CDF में
सी डी एफ में। अब ये दोनों त्रिभुज में आप आपस में दिखाइए, क्या क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पर दिखाएंगे कि ए बी जो है बराबर है आपके डी सी का। क्यों बराबर है? कि पैरेललोग्राम की जो सम्मुख भुजा होती है आपस में बराबर होती है। यहाँ पर लिखेंगे पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती है। पैरेललोग्राम जैसे ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो गया, ये और ये, तो सम्मुख भुजा समानांतर होती है और आपस में बराबर होती है, तो ये बराबर हो गया। उसी तरह से आपका बी ई जो है सी एफ के बराबर होगा और ये भी आपका कहलाएगा पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं जो है आपस में है क्या है, बराबर है। और क्या है, तो एंगल यहाँ पर 5 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। एंगल ए बी ई बराबर एंगल डी सी एफ। हम दोनों तरीके से लिख रहे हैं, आपको जो समझ में आए उसको आपने यूज कर लीजिएगा। एंगल 5 बराबर एंगल 6। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो क्या क्या बराबर हुआ वो देख लीजिए। तो ये जो साइड है इसके बराबर हो गया, ये वाला जो साइड है इसके बराबर हो गया और बीच में आपका ये वाला जो है एंगल आपका यहाँ से बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा इस फिगर में, तो बराबर हो गया तो क्या होगा, ए साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए साइड एंगल साइड स्रोंग समता से त्रिभुज ए बी ई जो है स्रोंगसम त्रिभुज होगा डी सी एफ का। जब त्रिभुज स्रोंगसम है तो इसका एरिया भी क्या होगा, स्रोंगसम बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी एफ। अब यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। हम तो चतुर्भुज पढ़ रहे हैं और यहाँ पर त्रिभुज स्रोंगसम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं लग रहा है, कुछ अलग ही लग रहा है। हमको तो चतुर्भुज के एरिया बराबर करना है, हम त्रिभुज के एरिया बराबर कर रहे हैं। तो देखिए यही चीज़ हमको देखना होता है कि हम उस रास्ते पर चले कैसे। अगर किसी नदी के पास पहुंचना है और तो उसके लिए रास्ता आपको खुद बनाना होगा कि किस रास्ते से हम चले कि हम नदी तक पहुंच जाए। इसलिए कि रास्ते तो कई होते हैं, लंबी भी जा सकती हैं, छोटी भी रास्ते जा सकती हैं, तो छोटे रास्ते से कैसे पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचना तो है ही। तो हमने यही देखा कि यहाँ पर अगर दो त्रिभुज को अगर हम बराबर करते हैं तो दोनों त्रिभुज के बीच में एक स्पेस खाली मिल रहा है, एक जगह जो है हमको खाली दिख रहा है। वो एरिया क्या है वो देखिए, जो यहाँ पर बीच का जो एरिया है आपका, ये जो है आपका बीच का जो एरिया है, ये दोनों त्रिभुज में से सटा हुआ है, दोनों त्रिभुज से सटा हुआ। अगर हम इस एरिया को दोनों त्रिभुज में अगर जोड़ दें, इस एरिया को दोनों त्रिभुज में जोड़ दें, कहने का मतलब कि ये दो भाई हैं, दोनों भाइयों को अगर 5-5 रुपया दे दे तो क्या होगा, दोनों के पास धन तो समान ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहला वाला के पास आपका कितना है, 30 रुपया है। पहले वाले के पास अगर 30 रुपया है और दूसरे वाले के पास भी 30 रुपया है, दोनों को हमने क्या कर दिया, ये 5 रुपया जो है आपका दोनों को मैंने दे दिया, तो दोनों का 35 हो जाएगा। मान में कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। जैसे ही हम एरिया देंगे, जैसे हम 5 रुपया देंगे, तो ये जो है 30 + 5 ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एक नया डायग्राम आपको बना रहा हूँ, उसी का फ्रेश। जैसे आपका फिगर जो था आपका ये था, यहाँ पर सोचने वाली बात है, ये आपका फिगर था, ये ए बी सी डी ई और एफ, ये आपका है।
इस तरह से आपका है। ध्यान दीजिएगा बात को थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा है। जैसे ही हम बीच वाले को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ते हैं, तो हमारा कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एरिया बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा एरिया कितना बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, दोनों तरफ एरिया ऑफ चतुर्भुज BCDE को जोड़ने पर अब यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABE प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज BCDE। जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DCF प्लस एरिया ऑफ चतुर्भुज BCDE। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ हम बराबर जोड़ रहे हैं, मतलब दोनों को समान धन दे रहे हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ABCD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज, एरिया ऑफ आपका हो जाएगा चतुर्भुज या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कह सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आपका जो है एरिया कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका चला जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBC और F, और आपको यही तो सिद्ध करना था, ये आपका प्रूफ हुआ, ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम ऐसे कंडीशन को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगला चलते हैं, आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको बताते हैं। आगे जो हम आपको बता रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का आधार और शीर्षलंब, आधार और शीर्षलंब क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज का आधार और शीर्षलंब क्या कहलाएगा। तो आधार होगा समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक भुजा, समांतर चतुर्भुज का आधार मतलब कि उसका बेस कहलाएगा। एल्टीट्यूड शीर्षलंब क्या कहलाएगा, तो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक आधार के संगत शीर्षलंब वह रेखाखंड है जो आधार के किसी बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है। जैसे आपको हम यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपका पहले से जो है आपका ABCD जो है आपका एक क्या है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ से हमने क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक आधार के संगत शीर्षलंब वह रेखाखंड है जो आधार के किसी बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया, आधार के किसी सम्मुख भुजा पर। तो सम्मुख भुजा हमारा ऊपर है, जैसे मान लीजिए हम A से ऊपर है या नीचे, आप कहाँ से आप लंब डालना चाहते, जैसे हम A से हम लंब डाल रहे हैं, यहाँ पर हमने लंब डाल दिया। तो ये जो होगा आपका, जैसे मान लीजिए इसका नाम लिख लीजिए CDE नाम लिख लीजिए, चाहे F नाम लिख लीजिए, चाहे P रख लीजिए। तो AP जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा CD पर या DC पर आपका हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया लाइन। जैसे यहाँ से आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे आप क्या यहाँ से ऐसे डाल दीजिए, यहाँ पर ऐसे लंब हो जाएगा, यहाँ पर ये Q हो जाएगा, तो यहाँ पर BQ परपेंडिकुलर जो हो जाएगा DC, यही आपका शीर्षलंब हुआ। आगे इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई, आधार की लंबाई को भी आधार कहते हैं तथा उसके संगत शीर्षलंब की लंबाई को संगत शीर्षलंब कहते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे आपका दूसरा प्रमेय। तो दूसरा प्रमेय पढ़ेंगे हम, कुछ और भी प्रमेय जो है आपका, जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
उसके किसी एक भुजा और संगत सिस्टम के गुणनफल के बराबर होता है, इसके बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में। मतलब 2-3 बातें और भी है तो हम अगले वीडियो में उसको हम बताएंगे। अभी जो चैप्टर जिस चीज़ आपको बनेगा उस चीज़ को हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगला जो है आपका है कि सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज जो है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये है आपका समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज ये बोला है कि एक ही आधार या बराबर आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित, समानांतर रेखा कौन, जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ए बी सी और डी आपका जो है एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। और इसमें जैसे मान लीजिए कि ए बी जो है एक रेखा है, ए बी जो है क्या है आपका ये बेस है, ठीक है, ए बी एक आपका बेस है। और इससे संबंधित आपका एक त्रिभुज बनाए थे, त्रिभुज बना दिए। तो यहाँ पर एक ही आधार से एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, ए बी सी, एक ही आधार से। और एक और त्रिभुज बन जाएगा आपका यहाँ पर ये त्रिभुज, त्रिभुज जो है आपका यहाँ पर एक और बन गया आपका, एक ही आधार से आपका त्रिभुज बना दिया हमने, कौन सा, तो ए बी डी, ए बी डी हमने बना दिए एक ही आधार से। तो दो त्रिभुज बना दिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आधार तो आपका ए बी है, एक ही आधार है ये वाला, और इसी से दो त्रिभुज अपने बनाए। और त्रिभुज जो बनाया ये पैरेलल जो है, ये देखिए ये पैरेलल समांतर रेखा के बीच है, ये दोनों के बीच ही है। ऐसा नहीं, देखिए जैसे आपका पैरेललोग्राम जैसे ऐसे है तो ऐसा नहीं कि त्रिभुज यहाँ से एक ऐसे बना दिए, एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे बना दिए, नहीं, इसमें टच होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज जो है ऐसे ऊपर में आ गया, जैसे एक समानांतर चतुर्भुज ऐसे बना दिया, एक त्रिभुज ऐसे ऊपर है एक ही आधार से और एक त्रिभुज ऐसे है एक ही आधार से, तो दोनों के एरिया सेम नहीं होगा, ऐसा नहीं। उनके बीच यहाँ बोला है ना बीच स्थित है, उनके बीच क्या है, स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी का एरिया जो है दोनों का बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही बेस आपका क्या ए बी से खींचा गया है, ए बी से क्या हुआ है, खींचा गया है। तो दोनों का एरिया क्या होगा आपका एक समान होगा। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं। चलो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी सी और डी, ए बी सी डी हो गया। चलिए दिया है यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर दो लाइन हम खींचते हैं, एक इधर खींचते हैं और एक हम इधर खींचते हैं, ये लाइन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है गिवन, सबसे पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रश्न वो लिखते हैं। दिया है ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर तथा एक ही समांतर। तो देखते हैं, तो हम लिखते हैं कि दिया है आपका क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी, ये आपका आधार है बी सी पर तथा एक ही समांतर रेखाओं बी सी और ई एफ, यहाँ पर लिख देते हैं ई एफ। हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, इधर भी बढ़ा लिया, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें बनावट किया है, रचना किया है। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये त्रिभुज क्या है आपका स्थित है, त्रिभुज क्या है आपके स्थित है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। यहाँ पर बनावट लिखते हैं, चाहे रचना लिख सकते हैं, बनावट लिखिए या यहाँ पर रचना लिख दीजिए। रचना हम करते हैं। देखिए, जब हम सिद्ध करते हैं तो लगता है कि ये फिगर थोड़ा सा अधूरा है, इसमें हम कुछ और भी ऐड कर देते तो बहुत ही आसानी से हम सिद्ध कर पाएंगे। तो उसके लिए हम कुछ रचना कर देते हैं, खुद से हम बनावट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सी को हमने ई से मिला दिया और यहाँ पर बी को एफ से मिला दिया, तो हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ बन जाएगा। आगे देखते हैं, बताते हैं क्या रचना में हमने क्या लिया कि सी ई पार्लेल जो है, देखिए सी ई जो है यहाँ से यहाँ तक पार्लेल जो है आपका ए बी का है, क्या है बी ए, तथा बी एफ जो है पार्लेल है सी डी का। इसको क्या किया हमने खींचा, ये दोनों पार्लेल लाइन जो है हमने खींचा। ए बी के पार्लेल हमने एक इसी खींचा या बी ए के पार्लेल हमने सी खींचा, ऐसे आप कह सकते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो हमने दो पार्लेल लाइन खींचा, हमको ज़रूरत था, तो ज़रूरत क्यों था कि हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि समानांतर चतुर्भुज जो है एक ही बेस पर होता है तो उसका एरिया बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमको दो समानांतर चतुर्भुज चाहिए। अगर दो समानांतर चतुर्भुज यहाँ पर मिल जाएगा, दो समानांतर चतुर्भुज, और हमको ये बात पता है कि समानांतर चतुर्भुज अगर है कोई समानांतर चतुर्भुज और उसमें एक अगर हम विकर्ण डाल देते हैं तो ये जो विकर्ण है समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे समानांतर चतुर्भुज का आपका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जैसे ही विकर्ण डाल दिया तो इधर भी 50 हो जाएगा, इधर भी 50 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज हमने लिया, जैसे यहाँ पर ये पार्लेल जो है, ये लाइन सी जो पार्लेल है बी ए का, सी ई जो पार्लेल है आपका बी ए का, आपका सी ई पार्लेल जो है बी ए का है। तो जैसे ये आपका पार्लेल दोनों है तो ये पार्लेलोग्राम हो गया। ये क्या है ए बी और सी ई, ये हो गया। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये पार्लेलोग्राम हो गया। पार्लेल है तो क्या हो जाएगा आपका, ये पार्लेलोग्राम हो जाएगा। ये गलती खींच दिया, बी ए होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इस पैरेललोग्राम में AC एक विकर्ण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक AC विकर्ण खींचा है, यहाँ पर AC विकर्ण खींचा है, EC विकर्ण खींचा है। तो ये AC विकर्ण जो है ये चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देगा, और दो बराबर भागों में बांट देगा तो हमको ज़रूरत है ये ABC का, ठीक। और दूसरे चतुर्भुज में हमको ज़रूरत है आपका BDC का, और दोनों चतुर्भुज जो है यहाँ पर बराबर है, तो दोनों चतुर्भुज में आधा आधा बांट दिए दोनों चतुर्भुज को, तो एक एक त्रिभुज मिल गया। तो एक एक त्रिभुज उसका आधा आधा भाग है, तो आधा आधा भाग भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर दो समानांतर चतुर्भुज बनाया है कि हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि समानांतर चतुर्भुज अगर एक ही बेस पर स्थित है तो दोनों का एरिया क्या है, समानांतर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने पैरेलल लाइन दो ठो रचना करके हमने दो समानांतर चतुर्भुज को बनाया है, ताकि हमको यहाँ पर आसानी से इसको सिद्ध करें। चलिए, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम रचना करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण, प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण लिखेंगे ABCE एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, क्यों है भाई, चतुर्भुज है क्योंकि हमने बनावट किया है। ये जो है ना आपका रचना, तो लिख देंगे रचना से, रचना से। समांतर चतुर्भुज इसलिए है कि आपका CE जो है पैरेलल है BA का, इसलिए वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आपका BA जो है
पार्लल है CE का, CE का पार्लल है, तो इसलिए ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज है तथा यहाँ पर FBCD भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये भी लिख देंगे रचना से। हमने जो रचना किया है यहाँ पर BF समानांतर CD, तो इसलिए तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरह से आपका ये चतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये वाला जो लाइन है यहाँ पर ऐसे होगा, फिगर थोड़ा सा मिस्टेक बन गया है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सॉरी, तो यहाँ पर जो ये लाइन जो है आपका F यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होगा, ये वाला थोड़ा सा इधर आएगा। तो यहाँ पर जो फिगर है थोड़ा सा मिस्टेक बन गया है, तो यहाँ पर हम लेते हैं BF जो है पैरेलल होगा आपका CD का, ये पैरेलल जो है आपका इसका होगा रचना से, ठीक। तो इसमें आपका विकर्ण क्या है, BD है। BD क्या है, इसमें एक आपका विकर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पैरेललोग्राम ABCE तथा पैरेललोग्राम FBCD एक ही आधार BC पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पर BC जो है BC पर स्थित है, देखिए यहाँ पर भी BC है और यहाँ पर भी BC है, दोनों जगह क्या है आपका BC है। देखिए यहाँ पर भी BC है और यहाँ पर भी BC है, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCE बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम FBCD, दोनों के एरिया क्या है, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम पहला पैरेललोग्राम लेते हैं ABC पहला पैरेललोग्राम लेते हैं, तो इसमें क्या है, मैंने AC एक विकर्ण दिया है, तो यहाँ पर विकर्ण दिया तो दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो बराबर भागों में बांटता है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि पैरेललोग्राम ABCE का विकर्ण AC है, इसलिए एरिया ऑफ, हमको जिसका जरूरत होगा उसी को लेंगे, तो इसलिए एरिया जो है दो बराबर भागों में बांटेगा, विकर्ण जो है दो बराबर भागों में बांटेगा, तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACE, दोनों बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCF, माने ABCF का क्या है, आधा है, दो बराबर भागों में बट गया तो वो इसका आधा ही होगा, आधा होगा। चलिए इक्वेशन इसको मान लीजिए आप, इक्वेशन इसको ऊपर इक्वेशन अगर माने हैं नहीं माने हैं छोड़िए, तो इसको इक्वेशन 1 मानिए। इसी प्रकार आप कह सकते हैं, इसी प्रकार आप दूसरा को भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं
इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ये दूसरा पैरेललोग्राम में, ये दूसरा पैरेललोग्राम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वन पहला पैरेललोग्राम, ये दूसरा में 1/2 आधा होगा ना AFBCD का, इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 और 2 में क्या है कि आपका ये पैरेललोग्राम जो है आपस में बराबर है। तो जब पैरेललोग्राम आपस में जब बराबर है पहले से ही ये पैरेललोग्राम, तो आपका जो है RHS अगर बराबर है तो LHS साइड भी बराबर होगा। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ये आपका सिद्ध हुआ। यहाँ पर तो थ्योरम था इसलिए मैंने सिद्ध कर दिया। अब आपको ये प्रश्न में पूछेगा, आपको दिखा देगा, कहेगा कि यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज दिया हुआ है ये क्या है फिगर में, वो एक ही बेस पर है। तो आप वहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ये दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। हम बताएंगे ये कहाँ यूज हो रहा। उसी प्रकार अब हम अगला प्रमेय हम बता रहे हैं आपको, प्रमेय 9.3। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। जस्ट अब उसी का क्या पढ़ना है, थोड़ा सा उल्टा पढ़ना है, कह रहा है कि अगर एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है, मतलब कि जो ये समानांतर रेखा है, ये समानांतर रेखा अगर है आपका ये समानांतर रेखा है, तो एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पर दो त्रिभुज अगर हम बना दिए, दो त्रिभुज, तो इसका भी हाइट और इसका भी हाइट, दोनों का हाइट क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का एल्टीट्यूड जो होगा बराबर होगा। जैसे त्रिभुज आपका ये बना ABC और एक त्रिभुज मान लीजिए बन गया PQR, ठीक। इसका एल्टीट्यूड, ये जो शीर्षलंब है आपका मान लीजिए ये M है और इसका मान लीजिए N है, ठीक। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक। मतलब कि समांतर रेखा के जो बीच की दूरी होगी वो बराबर होगी। इसका मतलब कि उसका जो दोनों का जो शीर्षलंब होगा त्रिभुज का, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यही आपको यहाँ पर बताना है कि यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो और त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो तो उसके संगत शीर्षलंब जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यही होता है। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो और एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो तो संगत शीर्षलंब जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले लिए, ABC और एक और त्रिभुज ले लिया आपका DE और F, और इस दोनों में हमने डाल दिया शीर्षलंब। ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका N। तो आपका ये जो दोनों शीर्षलंब है AM बराबर DN होना चाहिए, DN होगा। तो चलिए इसी को प्रूफ करना है, यही सिद्ध करना है। तो लिखते हैं हम, दिया है क्या दिया है आपको कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। और इसमें क्या है आपका, दोनों का जो बेस है बराबर है, मतलब एक ही बेस पर है। इसका मतलब तथा आप लिख सकते हैं कि BC जो है बराबर है EF का,
बेस जो है क्या है, बराबर है, बेस बराबर है ना, इसलिए कि एक ही बेस पर समानांतर चतुर्भुज में जो एक ही बेस पर है, यहाँ पर बोला है ना एक ही आधार, मतलब कि दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कि BC बराबर हमने ये, मतलब कि ये भी BC ही है, एक तरीके से मान सकते हैं। एक ही आधार ये प्रश्न में यहाँ पर बोल दिया है, बराबर आधार वाले, ठीक ऐसा। तो इसमें आपको क्या साबित करना है, और थोड़ा सा और लिख लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में BC के संगत शीर्षलंब जो है आपका AM है, तथा त्रिभुज DEF में EF के संगत शीर्षलंब DN है। तो सिद्ध करें कि EF जो है बराबर है, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर जो शीर्षलंब है आपका AM, शीर्षलंब AM है ना, यहाँ पर शीर्षलंब AM है, शीर्षलंब जो है AM बराबर हो जाएगा DN का। यहाँ पर शीर्षलंब जो है DN का, यही आपको सिद्ध करना है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। चलिए, तो हम यहाँ पर प्रमाण देंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में एक लिख लीजिएगा, ABC और DEF जो है एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, ये इस बात को लिख लीजिएगा। इसलिए कि हमने इस दोनों त्रिभुज को समानांतर चतुर्भुज से निकाल कर हमने ये फिगर लिखा है आपको, और हम इसको समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज जैसे आपका है, समानांतर चतुर्भुज अगर ये है तो इसमें दो त्रिभुज ए से और ए से, ये दो त्रिभुज बन गया है, एक यहाँ से ऐसे त्रिभुज और एक यहाँ से ऐसे त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज का अलग अलग हम निकाल के समझा रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। प्रमाण यहाँ पर देते हैं, प्रमाण क्या, त्रिभुज ABC में BC के संगत शीर्षलंब जो है आपका क्या है, AM है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा, आपको पता होगा क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना शीर्षलंब। तो आधार आपका BC है और शीर्षलंब क्या है, AM है। इसको समीकरण मान लीजिए एक, AM है, यहाँ पर आपका AM है, AM, इसको समीकरण मान लीजिए एक। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल टू 1/2 आधार EF शीर्षलंब DN, समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या आप लिखिएगा, चूंकि BC जो है बराबर है EF के, ध्यान दीजिएगा, BC जो है आपका EF के बराबर है। पहले ही बता दिए हैं कि दोनों का आधार क्या है, सेम है, एक ही आधार पर स्थित है, दोनों क्या है, एक ही आधार पर स्थित है, और दोनों का एरिया जो है क्या है, समान है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, दोनों का तो एरिया सेम है, पहले ही प्रश्न में लिख दिया कि बराबर क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो हमने क्षेत्रफल बराबर लिखा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, इतना 1/2
इंटू बी सी इंटू ए एम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ई एफ मल्टीप्लाई क्या है डी एन, सिस्लम डी एन है। तो यहाँ पर ए एम ध्यान दीजिएगा, बी सी और ई एफ दोनों सेम है, तो 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए एम 1/2, यहाँ पर भी बी सी लिख सकते हैं या दोनों जगह ई एफ लिख सकते हैं डी ए। अब देखिए ये दोनों शहीद हो जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर ए एम होगा, तो ए एम बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर डी एन होगा, डी एन। इस तरह से आपका दोनों का सिस्टम क्या हो गया, बराबर हुआ, ये आपका सिद्ध हुआ, आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से आपका हमने तीनों फॉर्मूला सिद्ध किया, बताया। ये तीनों जो है आपका प्रमेय यूज होगा आपके प्रश्नावली के प्रश्नों में। तो इससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता देता हूँ, इसे याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जैसे यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी एफ के, मतलब कि दो गो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और पहला थ्योरम में मैंने इस बात को प्रूफ भी किया था, ठीक है, मैंने वहाँ पर लिखा भी था। अब ये दूसरी बात है कि जैसे R1 और R2 दो बहुभुज क्षेत्र हैं जिनके सर्वनिष्ठ परिमित संख्या में बिंदु और रेखाखंड हो तथा जो क्षेत्र है R1 और R2 के मिलाकर बना। जैसे मान लीजिए कि ये बहुभुज है, जैसे इस तरह से हमने बहुभुज बना लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऐसे कर दिया, ये R1 क्षेत्रफल हो, ये R2 क्षेत्रफल, तो ये दोनों को मिलाकर मान लीजिए कि R है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा आपका बहुभुज के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। जैसे आपका ये समानांतर चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण डाल दीजिए, तो जैसे मान लीजिए इसका R1 है, ये R2 एरिया है, ठीक। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज का एरिया R है, तो R1 प्लस R2 के बराबर होगा जोड़ने पर। इस बात को याद रखिएगा। अब ये कह रहा है कि यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई a मीटर है और चौड़ाई b मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना क्या होता है, सॉरी लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई, तो a गुना b लंबाई, तो a भी हम लिख सकते हैं। और उसका जो इकाई होगा वर्ग इकाई होता है। चलिए अब इसका देखिए, समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बढ़ता है, हमने पहले ही बता दिया है, इस बात को याद रखिएगा। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, याद रखिएगा, हमने बता दिया। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके किसी एक भुजा और संगत सिस्टम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालिएगा तो आधार गुना क्या होता है, सिस्टम होता है। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, हमने थ्योरम में बता दिया। इस बात को याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न में सब यूज होगा। त्रिभुज का क्षेत्र उसकी किसी भुजा और संगत सिस्टम के गुणनफल का आधा होता है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई होता है, तो ये 1/2 कर दिया ना, तो यही इसका आधा बोला है। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा भाग होता है। अभी हमने तीसरा थ्योरम में बताया। समलंब का क्षेत्रफल उसके सिस्टम और समांतर भुजाओं के योगफल के आधा होता है, योगफल के गुणनफल का आधा होता है। जैसे समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा आपका, ये यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ये आधा है, 1/2 है, इसके भुजाओं का योग। जैसे समलंब चतुर्भुज ये होता है, ऐसे समलंब चतुर्भुज ये होता है, ये इसके समानांतर भुजा है, ये इसके समानांतर भुजा है, तो समानांतर भुजा के योग होता है। जैसे ये है, ये बी है, तो 1/2 a प्लस बी होगा, इसका ऊंचाई मान लीजिए h है, तो मल्टीप्लाई h होगा, ठीक। उसी तरह से यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो और एक त्रिभुज के एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर हो, तो संगत सिस्टम भी क्या होगा, उसका बराबर होगा। इस बात को याद रखिएगा।
और ये जो है आपको फार्मूला याद रखना होगा। चलिए अब हम चलते हैं आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न में। एक्सरसाइज आपका अब पढ़ना है 9.1। 9.1 अब हम पढ़ते हैं 9.1 में। तो 9.1 का जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हम इसको जो थ्योरम बताए हैं उसी के आधार पर इसको बनाना है। तो आपका पहला ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी जो है आकृति है, कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। जो इसका उभयनिष्ठ जो है आधार है उसको लिखना है। चलो, तो ये बोला है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो पहला हम फिगर देखते हैं। पहला फिगर में, फिगर 1, समांतर रेखा क्या है आपका। पहला फिगर में जो है समांतर रेखा जो है ए बी पैरेलल जो है DC है। यहाँ पर ए बी पैरेलल जो है DC है, ठीक है। और इसमें जो है एक त्रिभुज बनाया गया है। इसमें क्या है, त्रिभुज बनाया गया है। तो इसमें यही कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो जो इसमें आकृति बनाया गया है ये त्रिभुज DPC जो बनाया गया है और एक ही समांतर रेखा के बीच है, वो देखिए ए बी पैरेलल DC के बीच स्थित है और उसका दोनों का बेस जो है DC है। मतलब कि चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज DPC दोनों का आधार जो है DC है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आकृति पहला जो है, इसका बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में यही लिखेंगे कि यह आकृति एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाएं AB और DC के मध्य स्थित है। या ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज PDC और समलंब चतुर्भुज ABCD एक ही आधार DC तथा एक ही समांतर रेखा AB और DC के बीच स्थित है। इस बात को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा फिगर में देखिए। दूसरा फिगर में आपका PQ जो है पैरेलल है SR का। PQ पैरेलल SR है। इसमें दो फिगर है आपका। एक जो है चतुर्भुज PQR है, PQRS है। और दूसरा चतुर्भुज जो है आपका जो है MN और SR है। तो देखिए बेस तो सेम है SR, दोनों में SR मिल रहा है, लेकिन समांतर रेखा जो है इसमें आपका दो समांतर रेखा मिल जाए। जैसे PQ समांतर SR मिल रहा है और MN पैरेलल SR मिल रहा है। तो दो समांतर रेखा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि एक ही समांतर रेखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो समांतर रेखा मिल गया। तो ये जो है नहीं है, ये मैच जो है नहीं कर रहे थे। यहाँ पर लिख देंगे यह आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ये दूसरा जो है नहीं है। चलिए तीसरा फिगर में आप देख सकते हैं कि PQRS में आपका जो है PS पैरेलल है QR का, पैरेलल है, समांतर चतुर्भुज पैरेलल है। और दोनों का आधार जो है क्या है, QR है। दोनों का आधार क्या है, QR है। एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह आकृति एक ही आधार QR और एक ही समानांतर रेखा PS पैरेलल QR के मध्य जो है स्थित है। तीसरा नंबर प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में बताइए, चौथा नंबर में कि यह जो आकृति है ये सही है क्या। ये जो चौथा आकृति है आप बताइए कि ये सही है क्या, कि ये एक ही आधार पर स्थित है। तो मान लीजिए कि BC तो आधार है, BC आधार है। यहाँ पर समांतर रेखा जो जिसे देखेंगे यहाँ पर AB पैरेलल जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि BC भी मिल जाएगा और PQ भी मिल जाएगा, ठीक। और एक और क्या मिल जाएगा, आधार। यहाँ पर BC भी मिल जाएगा और
पी क्यू भी मिल जाएगा, या आधार बी पी भी मिल जाएगा, या क्यू सी भी मिल जाएगा। तो ये जो है नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कि यह आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं। इसको हम नहीं लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे कि स्थित नहीं है। अब हम लिखेंगे अगला फिगर 5वां नंबर में। 5वां नंबर में क्या लिखते हैं कि ये स्थित है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर जो है एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित है। जैसे यहाँ पर हम फिगर ऐसे 5वां नंबर में लेंगे तो ए पी, यहाँ पर ए पी अगर हम चतुर्भुज बनाएंगे ए पी सी डी, ए पी सी डी, तो एक ही आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और ए बी क्यू डी, ए बी क्यू डी एक ही आधार क्या है, ए डी है। तथा एक ही समांतर रेखा ए डी और बी क्यू के बीच में क्या है, ये स्थित है। तो इसको लिख देंगे हाँ ये क्या है, स्थित है। अगला जो है ये जो है आपका स्थित नहीं है। ये जो है एक ही समांतर रेखा नहीं है, ये नहीं होगा। तो इस तरह से 9.1 जो है आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं 9.2 बहुत ही अच्छा से। 9.2 तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, बेस इंटू मतलब आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब, शीर्षलंब। तो अगर मान लीजिए हमने इसमें एक बार शीर्षलंब यहाँ से लिया, जैसे ए बी सी डी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार गुना शीर्षलंब। तो आधार क्या हो जाएगा, डी सी, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ए पी। यहाँ पर पी लिख देते हैं, ए पी। ठीक है, तो इसका मान लीजिए एरिया आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सपोज मान लेते हैं। लेकिन अब हम इस समांतर चतुर्भुज में एक दूसरा परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से इसको क्यू मान लेते हैं। तो अब जो है आपका आधार क्या हो जाएगा, ए डी गुना, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा, सी क्यू। तो इसका एरिया कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने चतुर्भुज की आकृति में कोई चेंजिंग तो किया नहीं है। चतुर्भुज के अगर हमने आकृति में अगर चेंज किए होते तो हमारा एरिया जो है बदलता, लेकिन हमने आकृति तो ज्यों का त्यों लिया है। शीर्षलंब एक बार इधर से डाल दिया, शीर्षलंब एक बार इधर से डाल दिया, तो यहाँ पर होगा क्या कि दोनों का एरिया जो है सेम ही आएगा। इसलिए कि आप शीर्षलंब कहीं से डालो तो शीर्षलंब एक बार इधर से बड़ा हो जा रहा है, शीर्षलंब एक बार इधर से छोटा हो जा रहा है, बेस एक बार इधर से बड़ा हो जा रहा है, बेस एक बार इधर से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एरिया बराबर ही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फिगर है, जो प्रश्न है, उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे समांतर चतुर्भुज में दो जो है शीर्षलंब दे दिया है और पूछेगा कि इसमें एक का आधार दिया है, दूसरा का आधार बताओ, या दोनों का आधार दिया है, एक का शीर्षलंब दिया है, दूसरा का शीर्षलंब नहीं दिया है, तो क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि ये चतुर्भुज का जो है एरिया है जो है क्या है, बराबर है। हम कहीं से भी शीर्षलंब ले और कहीं से भी हम क्या ले, आधार ले। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका जो डाटा है उसको हम लिख लेंगे, जो डाटा जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं, पहले लिख लेंगे क्या कर दिया है, लिखेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर गिवन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पर सीध नहीं करना है। लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब, मैंने लिख दिया है शीर्षलंब, ये होता है। चूँकि यहाँ पर चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज
है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें डीसी जो है ए बी के बराबर है। इसकी सम्मुख भुजा है, सामने की समांतर सम्मुख भुजा है, और कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें और भी देखिए, इसमें क्या दिया है ए 8 सेंटीमीटर। ए कहाँ है, यहाँ पर है ए बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी, ए पैरेललोग्राम, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या होगा, तो आधार गुना ऊंचाई। तो ये फिगर में ऊंचाई कितना दिया ए, हमने बेस कितना ले रहे हैं डीसी, तो हम लिखेंगे आधार डीसी गुना क्या लिखेंगे ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 गुना 8 हो जाएगा, 16 गुना 8। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः यहाँ पर आपका दिया है सी एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस आधार के लिए इस शीर्षलंब के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए डी गुना सी एफ। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना था, एक था आपका 16 गुना 8 इक्वल टू यहाँ पर ए डी पता करना है क्या है, और सी एफ का जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है कितना 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए, तो ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो 16 गुना 8 और बट्टा में कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 80। गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 128 बट्टा 10। तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, आपका आ जाएगा सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया नहीं निकलना ना, भुजा की लंबाई निकलना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, आप डायरेक्टली बना सकते हैं। आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका दिया है ए डी शीर्षलंब और आधार, तो डी सी गुना ए डी इक्वल टू वहाँ पर क्या हो, सॉरी यहाँ पर आपका ए ई बराबर आपका ए डी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एफ। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि यदि ई एफ जी और एच क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समानांतर चतुर्भुज हमने ले लिया, ये है आपका समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी और डी एक समानांतर चतुर्भुज है, और इसके भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या क्रमशः बोला है, तो पहली भुजा कौन है ए बी है, दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा जो है आपका बी सी है, तीसरी भुजा क्या है आपका डी सी है, और चौथी भुजा जो है आपका ये डी ए है। तो इसके मध्य बिंदु है, तो पहला हो जाएगा ई, दूसरा एफ, तीसरा जी और इसका अगला एच। इसके मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए। तो देखिए मध्य बिंदु को अगर मिलाइएगा तो एक चतुर्भुज बन जाता है। यहाँ पर क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि जो ये छोटा वाला चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज कौन सा बना है, ई एफ जी और एच जो बना है चतुर्भुज, वो बड़े वाला चतुर्भुज के एरिया का आधा होगा। एरिया के क्या हो जाएगा, आधा होगा। ये आप सिद्ध करके बताइए। तो जब हम यहाँ पर अगर सिद्ध कर देंगे कि उसका एरिया के आधा होता है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा
कि ये एक फॉर्मूला के तौर पर काम करेगा कि आपको एग्जाम में पूछ देगा कि एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और उसके मध्य बिंदु है ई एफ जी एच, जिसमें ए बी सी डी का एरिया जो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए कि ई एफ जी एच का एरिया कितना होगा। तो उसको हम समझेंगे कि क्या हो, तो आधा होता है मध्य बिंदु से मिलाकर जो चतुर्भुज बना है, तो उसका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप सीधे टिक कर दीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। हम यहाँ पर सिद्ध करके दिखाएंगे और इस बात को याद रखिएगा, जो भी सिद्ध किया हुआ चीज़ है वो समझिए एक फॉर्मूले के तौर पर आपको काम करेगा हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बनेगा वो उसके लिए। तो देखिए, अब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हमको क्या लगता है कभी कभी कि फिगर अधूरा है। तो जब फिगर अधूरा रहता है तो उसका पूरा करने के लिए कुछ हम रचना करते हैं। तो हम इसमें रचना भी करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपका दिया हुआ है प्रश्न में, उसको हम लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे चूंकि ई एफ जी और एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु है। भुजाओं के क्या है, एक मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सिद्ध करें। देखिए ये सब चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ आपका चतुर्भुज ई एफ जी एच इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का वो आधा है, ये आपको सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पे एक रचना ले लेते हैं। रचना क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऐसे मिला दें इसको, आधे ऐसे अगर हम मिला दें तो इसमें क्या बनेगा, एक कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा कि जैसे ही हम इसको ऐसे जैसे ही हम इसको यहाँ पर मिलाए तो चतुर्भुज जो है दो भागों में बट गया। बराबर है कि नहीं इसको हमको नहीं करना है, लेकिन मध्य बिंदु से हम मिला रहे हैं तो बराबर होगा। बराबर है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आपका जो प्रश्न में दिया है कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से अगर मिला रहे हैं तो बराबर ही होगा। मध्य बिंदु से मिला रहे हैं तो क्या होगा, दोनों भाग बराबर भागों में बट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो चतुर्भुज बन गया, दो चतुर्भुज बन गया, इसलिए कि मध्य बिंदु से हमने उसको मिलाकर बांट दिया ए बी सी डी आपका, जैसे यहाँ पर आपका ई है और यहाँ पर आपका एफ जी है, ऐसे बांट दिया। लेकिन इसमें बांटे तो क्या हुआ कि इसमें देखिए एक ही आधार पर आपका त्रिभुज मिल गया। देखिए तो एक ही आधार पर अगर वो त्रिभुज स्थित है चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज के एरिया के आधा होता है। अभी हमने फिगर में भी पिछले प्रमेय में भी हमने बताया है। तो जो त्रिभुज यहाँ पर आपका बना, त्रिभुज कौन सा बना आपका, ई एच जी जो बना, यहाँ से इस चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। इतना तो आप समझ गए। तो हमने इसीलिए फिगर में डाला कि हम जैसे ही ये लाइन अगर रचना करते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या मिलता है, एक त्रिभुज भी बन जाएगा और चतुर्भुज जो होगा आधा आधा बढ़ जा रहा है, और एक हमारा त्रिभुज बन जा रहा है जो एक ही बेस पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है और एक ही आधार पर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन त्रिभुज है तो वो चतुर्भुज के आधा होगा। चलिए, तो इसलिए हमने एक रचना हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना हम करते हैं। और क्या लिखेंगे, ई को जी से मिलाया, ई को जी से क्या किया, मिलाया। प्रमाण, अब हम यहाँ पर प्रमाण देंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे, चूंकि ई तथा जी क्रमशः ए बी
तथा सी डी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और ए बी जो है पैरेलल है सी डी, इसलिए देखिए ए बी जो है पैरेलल है सी डी का है, ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है, यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या है, मध्य बिंदु है, और उसका क्या है आपका, वहाँ पर दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है, इसलिए ए ई जी डी और ई बी सी जी भी समांतर चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज है। चलो आगे हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, आधे आधे चतुर्भुज में चलेंगे, आधे आधे, यहाँ पे दो चतुर्भुज बन गए तो हम आधा आधा चतुर्भुज में चलेंगे। पहले क्या, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, ए ई जी डी में, ए जी डी में हम लिखेंगे अब क्या, त्रिभुज जी ई एच तथा पैरेललोग्राम ए ई जी डी, एक ही आधार जीई तथा ए डी पैरेलल जीई के मध्य स्थित है, इसलिए इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ई एच बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए ई जी डी के बराबर होगा, मतलब उसके आधे होगा। ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज में त्रिभुज उसके एक ही आधार पर खींचा गया और एक ही समांतर रेखा के बीच, तो त्रिभुज एरिया जो होगा समांतर चतुर्भुज के आधा होगा, इस बात को याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है। और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य इसी त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको तो समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के आधा होता है। देखिए, जब दोनों फिगर जब एक समान है तो आप जिस तरह से एक तरफ का आपने बना दिया, उसी तरह के दूसरा तरफ के बनाने के लिए इतना लिखने के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख लेंगे इसी प्रकार। हम देखिए, ज्योमेट्री में हम ऐसा ही लिखते हैं, ज्यामिति में हम इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ही फिगर, दोनों फिगर सेम है और दोनों में सेम ही कंडीशन लगा रहे हैं, तो जो पहला में जो स्थिति को लिख दिए उसी को पुनः इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे इसी प्रकार। क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका जी ई, यहाँ पर क्या था आपका एफ, जी ई एफ, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज जी ई एफ तथा पैरेललोग्राम ई बी सी डी एक ही आधार जी ई तथा बी सी पैरेलल जी ई के मध्य स्थित है।
अतः क्या होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ EBCD। सी EBCG समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो ये दोनों त्रिभुज मिलकर एक ये छोटा समानांतर चतुर्भुज बना देगा, और ये RHS को जोड़ेंगे तो ये जोड़कर ये बड़ा चतुर्भुज को एक में मिला देगा। तो हम जोड़ते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज समीकरण 1 में आपका क्या मिल जाएगा, GEH त्रिभुज आपको मिल जाएगा GEH प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज GEF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ AEGD 1/2 एरिया ऑफ EBCG। यहाँ पर 1/2 कॉमन है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा चतुर्भुज, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ EFGH। इस तरह से आपका सिद्ध हुआ, इसी को सिद्ध करना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।